नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल, सेल, डीएफसी सीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। और आज हमने इसमें ट्रांसफार्मर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि आज हम 96 प्रश्न से आगे करेंगे। अगर आपने इनसे पहले प्रश्नों को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत कर देते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों लेमिनेशन को डेड डैश के रूप में काटा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ई पट्टी के रूप में काटा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं, ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों को ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। LIE आकार में भी काटा जाता है, लेकिन GHF आकार में नहीं काटा जाता, जो कि आप जान सकते हैं। चलिए कुछ और अदर जानकारी देखते हैं, जो कि दी गई है। ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है और लेमिनेशन कर देने से ट्रांसफार्मर की भौर धारा हानि कम हो जाती है। लेमिनेशन की जो मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्रोड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण डेड डैश है। राइट आंसर है क्रोड हानि कम करना, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। जैसा कि ट्रांसफार्मर क्रोड हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्रोड सिलिकॉन स्टील का बना होता है और क्रोड हानि दो प्रकार की होती है, जैसा कि भौर धारा हानि, हिस्टैरिसीस हानि। भौर धारा हानि बराबर देख सकते हैं, फार्मूला देख सकते हैं, दिया गया है, और हिस्टैरिसीस हानि का भी फार्मूला आप देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों ये फार्मूले आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बन जाते हैं और इस फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, सिंपल सा सवाल है। अगर आपके पास रफ है और पेन है तो ये सवाल पहले अपने आप करिए, फिर बाद में वीडियो को चला कर देखेंगे। जैसा कि किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टर्न तथा द्वितीयक में 50 टर्न हैं, और यदि प्राथमिक में 240 वोल्ट है, AC है, तो का अनुप्रयोग किया जाता है, जो तो द्वितीयक की वोल्टता कितनी होगी। चलिए, जैसा कि हम आपको बता देते हैं, जो कि व्याख्या के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। N1 का मान 200 दिया गया है, N2 का मान 50 दिया गया है, V1 का मान 240 दिया गया है। हमें V2 का मान निकालना है। सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि देख सकते हैं, N2/N1 बराबर V2/V1। यहाँ पर हमें V2 का मान निकालना है। यहाँ पर N2 का मान रख देंगे, N1 का मान रख देंगे, सीधा यहाँ पर फार्मूले पर मान रख के कैलकुलेशन कर लेंगे। आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 60 वोल्ट सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप 60 वोल्ट सही उत्तर लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर होगा। अगला है। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मरों को डेड डैश में निर्धारित किया जाता है। सही उत्तर, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, KVA, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर का निर्धारण KVA में किया जाता है तथा DC जनरेटर का निर्धारण किलोवाट में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो निर्धारण किलोवोल्ट एम्पियर में किया जाता है और जनरेटर का जो निर्धारण है किलोवाट में किया जाता है। अल्टरनेटर का निर्धारण KVA यानी किलोवोल्ट एम्पियर तथा किलोवाट दोनों में किया जाता है। चलिए अगला है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न होते हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यदि प्राथमिक घुमाव 220 वोल्ट
तथा 200 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान की गणना करें। चलिए, जैसा कि प्राथमिक दिया गया है और द्वितीयक टर्म दिए गए हैं, वोल्ट आपका दिया गया है, हर्ट्ज आपका दिया गया है, जो कि हमने आपको फार्मूला कई बार बताया है। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये V बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पर देख सकते हैं V बराबर फार्मूला 4.44 F यानी आवृत्ति फ्लक्स इंटू टर्न की संख्या। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, जैसा कि N1 बराबर 400 है, N2 बराबर 1000 है, A बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 60 है, जो कि इसे बदलेंगे तो आपका 60 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर 50 है, V बराबर आपका दिया गया 520 वोल्ट है। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे और हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर इतना आने के बाद फिर दोस्तों फ्लक्स आपको निकालना है, जो कि यहाँ पर फ्लक्स यानी आपका क्या निकालना है, V बराबर। यहाँ पर फ्लक्स का मान हमने निकाल लिया, जो कि A का मान यहाँ पर रख देंगे, भाग दे देंगे, आपका 0.976 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि 3 फेज 50 हर्ट्ज 11,000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 किलो वोल्ट एम्पियर कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 वेबर फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल EMF की गणना करना है आपको। चलिए हम आपको बता देते हैं, ले चलते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वही फार्मूला लगेगा। सिंपल सा पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर F दिया गया है, यहाँ पर हमें EMF निकालना है। यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर पूरा मान रखेंगे। V बराबर फार्मूला होता है EMF, जो कि EMF इंटू टर्न की संख्या। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर मान रख के यहाँ पर मान लो इसका मान निकाल लेंगे। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका EMF निकल कर आ जाएगा, जो जहाँ की हम N बराबर 1 रखेंगे। यहाँ पर पूरा मान रख दिया गया है। फाई और F यानी आवृत्ति, और यहाँ पर पूरा फाई और आवृत्ति यहाँ पर पूरा मान रख देंगे और N का मान 1 रखेंगे तो फिर V का मान निकल आएगा। फिर V का मान यहाँ पर रख देंगे तो E का मान आपका निकल कर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं EMF आपका निकल कर आ जाएगा, जहाँ की N बराबर 1 है। चलिए आपका उत्तर निकल कर आया है, जो कि E बराबर यानी EMF बराबर 11.1 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में डैश रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ब्रीदर में ताज़ा सिलिका जेल का रंग नीला होता है। जब वायु से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है तो सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ होती हैं। राइट आंसर है आपका, जो कि एडी करंट हानियाँ एवं हिस्टैरिसीस हानियाँ दोनों होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ट्रांसफार्मर में वह हानियाँ जो लोड के परिवर्तन से अपवर्तित रहती है उसे कांस्टेंट लॉस यानी नियत हानि कहते हैं। इसे लव हानियाँ भी कहते हैं। और लव हानियों के अंतर्गत 2 हानियाँ आती हैं, जैसा कि हिस्टैरिसीस हानि, एडी करंट हानि। लव हानि बराबर आपका फार्मूला होता है, जो कि हिस्टैरिसीस हानि प्लस एडी करंट हानि जोड़ देंगे तो आपकी लव हानि निकल कर आ जाएगी। चलिए अगला आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ब्रीदर लगाया जाता है। किसके लिए ब्रीदर लगाया जाता है? श्वसन के दौरान हवा में नमी को सोखने के लिए, और यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि व्याख्या एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जब ट्रांसफार्मर पर से लोड कम किया जाता है तो ट्रांसफार्मर बाह्य हवा को अपने अंदर सोखता है, जिसे ब्रीथिंग यानी श्वसन कहा जाता है। श्वसन के दौरान हवा में नमी को सोखने के लिए ब्रीदर लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि ट्रांसफार्मर का कार्य का सिद्धांत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि व्याख्या के माध्यम से फिर से आपको बताना चाहेंगे, जो कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन यानी म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल प्रेरण के अनुसार जब प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखी सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF उत्पन्न हो जाता है।
जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का विद्युतीय संबंध नहीं होता है। अगला है, ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट यानी हमिंग की आवाज़ करता है, इसका क्या कारण है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि कोर का कंपन राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, होने पर कोर के कंपन के कारण आवाज़ करता है। ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल वाइब्रेशन यानी मैग्नेट्रोकिशन के कारण यांत्रिक कंपन यानी साइज ऑफ लेमिनेशन, गेज ऑफ लेमिनेशन, टाइटनेस ऑफ कंपेनिंग सभी गुणांक पर निर्भर करता है। चलिए अगला है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लॉस, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य कॉपर हानि निर्धारित करना है। जैसा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पर किया जाता है, जिससे रेटेड कॉपर हानि प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस टेस्ट में केवल निम्न वोल्टता कुंडलन को तार से शॉर्ट सर्किट किया जाता है, यानी लघु पतित किया जाता है। अगला है, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि कोर हानियाँ, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया स्थिर वोल्टेज और सप्लाई आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर में कोर हानि समान बनी रहती है, जबकि यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए, और कोर हानि फ्लक्स घनत्व तथा आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसलिए वोल्टेज तथा आवृत्ति स्थिर होने के कारण फ्लक्स घनत्व भी स्थिर होता है, जिससे कोर हानि स्थिर बना रहता है। अगला है, एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक चुंबकीय पथ होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय पाथ होता है। जैसा कि अगला पॉइंट आपका दिया गया है, कोर सामान्यतः CRGO का बनाया जाता है। कोर बनाने के लिए परमेबिलिटी यानी माइक्रो अधिक तथा रिलेक्टेंस कम से कम हो ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोर सामान्यतः CRGO का बनाया जाता है। कोर बनाने के लिए परमिबिलिटी अधिक तथा रिलेक्टेंस कम से कम हो ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसका प्रयोग उच्च शक्ति प्रणाली में करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। यहाँ पर प्राथमिक कुंडली दी गई है, यहाँ पर द्वितीयक कुंडली यहाँ पर जो कि दी गई है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लेमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं, जैसा कि उस ट्रांसफार्मर को मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है जिससे कॉमन लेमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में एक ही लिंब पर प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग करने से उसमें क्षरण फ्लक्स का मान कम हो जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी रहती है? राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को आपूर्ति से जोड़ा जाता है उसे प्राथमिक कुंडलन यानी प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीयक वाइंडिंग। लोड को हमेशा द्वितीयक वाइंडिंग पर जोड़ा जाता है, जो कि आप देखते ही होंगे, ट्रांसफार्मर में लोड के साथ द्वितीयक वाइंडिंग को लोड के साथ हमेशा जोड़ते हैं। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है? राइट आंसर कॉपर लॉस को निर्धारित करना है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या के माध्यम से देखते हैं, जो कि आप डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं, जो कि दिया गया है। ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज साइड शॉर्ट करके हाई वोल्टेज साइड से
वेरिएबल परिवर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। उतना वोल्टेज लगाते हैं जिससे कि लो वोल्टेज में रेटेड धारा प्रवाहित हो। इस परीक्षण द्वारा कॉपर यानी ताम्र हानियाँ ज्ञात की जाती हैं। इसके एचवी में लगाए गए वोल्टता का मान उस ट्रांसफार्मर के प्रति यूनिट इम्पीडेंस के बराबर होता है, जिससे लो वोल्टेज साइड में पूर्ण भार धारा के बराबर धारा प्रवाहित होती है। अगला है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुपर इनेमिल्ड कॉपर वायर, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि दिया गया है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए सुपर इनेमिल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है और सुपर इनेमिल्ड कॉपर वायर सामान्यतः कॉपर वायर की तुलना में अधिक शुद्ध होता है, जिसके कारण इसकी धारा क्षमता अधिक व प्रतिरोध अति निम्न होता है। इसलिए सुपर इनेमिल्ड कॉपर वायर का प्रयोग बड़ी सुरक्षा मशीनों व ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में किया जाता है। अगला है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग राइट आंसर है। व्याख्या के माध्यम से देखते हैं जैसा कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होती है। ट्रांसफार्मर में प्रति टर्न ईएमएफ समान होता है, जिससे जिस तरफ फेरों की संख्या अधिक होती है वह विद्युत वाहक बल अधिक उत्पन्न होता है तथा धारा का मान कम होता है। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि 300 किलो वोल्ट एम्पियर 6600 वोल्ट प्रति 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। निम्न वोल्टेज का उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः क्या होगी? चलिए ये सवाल है, आपको हल करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं जो कि व्याख्या के माध्यम से। जैसा कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, E1 बराबर दिया गया है जो कि E2 बराबर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर इतना बराबर इतना दिया गया है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रख के N2 का मान निकाल लेंगे। फिर आपका यहाँ पर N2 का मान निकालने के बाद उच्च वोल्टेज साइड टर्नों की संख्या N1 बराबर निकालेंगे। तो N1 यहाँ पर 7.9 का भाग दे देंगे 6600 में, तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा निम्न वोल्टेज साइड टर्नों की संख्या। फिर उच्च वोल्टेज साइड टर्नों की संख्या आपको 835 है जो कि आप देख सकते हैं। 835 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी जो कि आपका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका किस में 835 दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी में 32 दिया गया है और 835 दिया गया है, यानी साइड वोल्टेज उच्च वोल्टेज और टर्न की संख्या यहाँ पर दी गई है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर के लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सही उत्तर है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर कथन दिए गए हैं, यहाँ कथन के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि एडी करंट लॉस होता है, ये होता है। जैसे कि परावैद्युत लॉस होता है, ये नहीं होता दोस्तों। कॉपर लॉस नहीं होता। हिस्टैरिसीस लॉस ये आपका होता है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर दिया गया है हिस्टैरिसीस लॉस यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट और पांचवा यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ये इसका सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए व्याख्या के माध्यम से आपको बताते हैं जैसा कि एक ट्रांसफार्मर के लव हानि को भंवर धारा हानि तथा हिस्टैरिसीस हानि के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर लव हानि दो प्रकार की होती है, हिस्टैरिसीस हानि, भंवर धारा हानि। जैसा कि व्याख्या देखते हैं यहाँ पर और देखते हैं हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए कम हिस्टैरिसीस गुणांक वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, और जैसे सिलिकॉन स्टील भंवर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर की सामान्यतः दक्षता अधिकतम कब होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जबकि यह एक लोड पर चलता है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर है। चलिए व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ट्रांसफार्मर की असमान दक्षता तब अधिकतम होगी
होती है जब ट्रांसफार्मर का कॉपर और आयरन लॉस हानि बराबर होती है। जैसे कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होता है। एक वितरण ट्रांसफार्मर को अधिकतम लोड के 60% तक अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि वितरण ट्रांसफार्मर हमेशा भारित नहीं होते हैं, जबकि पावर ट्रांसफार्मर को अधिकतम लोड के पास अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर लगभग हमेशा भारित होते हैं। अगला है, विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है? सही उत्तर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रतिच्छेदन वृत्त, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। विद्युत चित्र में एक ट्रांसफार्मर को 2 प्रतिच्छेदन वृत्त यानी 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल द्वारा दर्शाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि दर्शाया गया है। अगला है, अगला सवाल है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि सामान्य वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट फुल वोल्टेज करंट का 4 गुना और फुल लोड स्लिप 3% है। फुल लोड टार्क के 1/4 का स्क्वायरल केज मोटर स्टार्ट करने के लिए अपेक्षित एक ऑटो ट्रांसफार्मर के आवश्यक प्रतिशत टैपिंग कितनी होगी? चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, पूरा मान वहाँ पर रख देंगे, जो कि टी अपान टी एफ बराबर 1/4 दिया गया, ISC अपान IF यहाँ पर 4 दिया गया, SF बराबर 0.03 दिया गया है। यहाँ पर पूरा फार्मूले पर मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि के बराबर 72.2% आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 72 दिया गया है, आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो आपको तनिक भी पसंद आ रहा है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ से पूरे ट्रांसफार्मर के सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, एक एक प्रश्न अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं, तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। एक बार अभी पढ़ लीजिए, आपका जब मान लो आपका जब एग्ज़ाम हो उससे 2-3 दिन पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। मान लो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न बाहर छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि इसमें व्याख्या इतनी तगड़ी है जो कि हम आपको करा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट व्याख्या है। इसे सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में सारे सवाल बन जाएंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर आपका हो जाएगा उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहाँ वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जो कि आप जानते ही होंगे। चलिए व्याख्या के माध्यम से फिर आपको बता देते हैं, ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा संयोजन वोल्टता को उच्च करने के लिए उपयोगी होता है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचरण प्रणाली प्रारंभ में वोल्टता को उच्च करने के लिए किया जाता है। अगला है, ताम्रहानि डैश डैश पर नगण्य होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निर्भार पर नगण्य होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि कॉपर हानि नो लोड पर नगण्य होता है, क्योंकि कॉपर हानि लोड पर निर्भर करता है, अतः स्पष्ट है कि नो लोड पर कॉपर हानि नगण्य होगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ताम्रहानि कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि व्याख्या के माध्यम से देखते हैं, वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को ताम्रहानि कहा जाता है। ताम्रहानि कुंडलन यानी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का वर्ग तथा कुंडलन के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जो कि ताम्रहानि बराबर फार्मूला देख सकते हैं आप, I²R है। अगला है, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर सिलिकॉन स्टील राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील के प्रयोग के लिए हिस्टैरिसीस हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्नों की संख्या हमेशा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक टर्नों की संख्या से कम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आज के लिए इतने ही थे हमारे प्रश्नों की संख्या, जो कि आपके 124 प्रश्न कंप्लीट
हो गए हैं। आपके यूथ कंपटीशन लगभग 400 से ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं। वो सारे प्रश्न हम मान लो इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। अगर आपको ये सारे प्रश्न देखना है तो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।